चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज की क्लास जो रहने वाली है हमारी वो बहुत ही धुआंधार क्लास रहेगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अर्थात मध्यकालीन भारत की। और प्यारे बच्चों ये एक मैराथन बेस्ड क्लास है। 1885 से 1947 तक का इसमें जो है आंदोलन हम आपको कराएंगे। यहाँ पर आपको टॉपिक दिए गए हैं जैसे अंग्रेजों का आगमन, भारत में महत्वपूर्ण आंदोलन, क्रांतिकारी विभाजन, गठन, मुस्लिम लीग और जितने भी हमारे देश के वीर जवानों के द्वारा आपको एक्शन देखने को मिलेंगे वो सारे एक्शन। उसके बाद जो है कि गांधी युग है, गोलमेज सम्मेलन है और अंग्रेजों द्वारा जो मतलब आपके एक्ट वगैरह हैं वो सारे। उसके बाद हम इसे पहुंचाएंगे संविधान के नज़दीक तक, ठीक है, कि मतलब संविधान की शुरुआत होती है, संविधान कैसे लागू होता है, वहां तक हम इसे लेकर जाएंगे। उसके पहले थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि आप यहाँ पर समझिएगा। देखिए थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझिएगा इसकी। देखिए बात है 1599 की। 1599 ईस्वी में जॉन मिल्टन हॉल नामक पहला अंग्रेज जो है भारत आया था, ठीक है। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ द्वारा जो है प्रथम ब्रिटिश कंपनी को भारत को से 15 वर्षों तक व्यापार हेतु तो अधिकार पत्र जो है प्रदान किया था। देखिए बात उस समय की है जब 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने जॉर्ज वाइट और जॉन वाट्स द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो है व्यापार करना होता था, ठीक है। हालांकि एक बात और मैं कहूं तो ये 1600 में इन्होंने कहा था ना, 24 अगस्त 1608 को कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज जो है कौन सा, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए इन्होंने 2 कंपनियां बनाई थी, पहले इसको समझ लेते हैं। स्थल मार्गों से लिवेंट कंपनी को और समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र जो है प्रदान कर दिया गया था। मैंने क्या कहा, इंग्लैंड से सन 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से जो है एक अंग्रेज भारत आया। कब, तो 1608 में, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। वह अपने साथ इंग्लैंड के एक बादशाह जेम्स प्रथम का जो है खत भी लाया था। उस समय शासन यहाँ पर जहांगीर कर रहे थे। कौन शासन कर रहे थे? जहांगीर शासन कर रहे थे। क्योंकि जहांगीर का जो शासन था तो आपको पता होगा 1605 से था। कितना था? 1605 से आप ये मान लीजिए 1627 तक का तो जहांगीर का शासन था। तो जहांगीर के शासन में वो आया और आने के बाद ये समझ लो उस समय शासन यहाँ पर जहांगीर का था। मैंने बताया हॉकिंस जहांगीर को झुक कर सलाम करता है, बाकायदा वो उतना ही सम्मान देता है जैसे एक अजनबी इंसान से मिलने पर इंसान को ये पता हो कि यार ये बहुत बड़े ओहदे वाला आदमी है, तो वैसे ही सर झुकाकर ये सम्मान देता है उसको। देखिए जहांगीर भी उसे सम्मान देता है। हॉकिंस के आने से पहले पुर्तगाली लोग यहाँ पर व्यापार कर ही रहे थे, ठीक है, क्योंकि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो एस्तादो द इंडिया के नाम से चल रही थी वो 1498 में उसकी स्थापना कर देते हैं। और इन्होंने जो है पुर्तगाली लोगों ने अपनी पहली फैक्ट्री तो पहले ही खोल रखी थी कोच्चि में, ठीक है। अंग्रेजों से पहले तो पुर्तगाली आ गए थे भारत में, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार मुगलों का साम्राज्य इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि कोई भी इनको जो है अपने कब्जे में ले सकता है, क्योंकि भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत में सोना बहुत ज़्यादा मात्रा में था, लेकिन सारे विदेशी आए, ये लूटते चले गए। उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि यार ये बहुत ही ज़्यादा असुरक्षा में है इनका सामान, इनका जो है शासन इतना ज़्यादा टफ है नहीं कि मतलब यहाँ पर कब्जा करना मुश्किल ना हो। उन्होंने लड़ाना शुरू कर दिया। कभी वो भारत को पुर्तगालियों से लड़ा रहे हैं, कभी वो भारत को जो है आपके डेनिसों से लड़ा रहे हैं, कभी वो फ्रांसीसियों से लड़ा रहे हैं। ऐसे करके सब इन्होंने लड़ाना शुरू कर दिया, आप ये समझ लो, ठीक है। फिर आगे समझिएगा थोड़ा सा। देखिए हॉकिंस ने अपने प्रति जहांगीर की उदारता का पूरा फायदा उठाया और हॉकिंस ने जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ काफ़ी भड़काना शुरू कर दिया। मैंने आपको बताया इन्होंने लड़ाई करवानी शुरू कर दी और जहांगीर से बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर लिए। जहांगीर से बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर लिए इन्होंने। अब देखिए आगे 1616 ईस्वी की बात है, उसमें जो है जहांगीर के शासन में सर टॉमस रो भारत आया। देखो पहले कौन आया, तो कैप्टन हॉकिंस आया, फिर कौन आया, तो सर टॉमस रो आया। समय कितना था, तो 1616, क्योंकि 1605 से 1627 तक इनका शासन रहा। अब उस समय तक ये अपनी जो है अंग्रेज लोगों ने जो है क्या किया कि इन्होंने अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी जो है 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोल दी गई। ये परमिशन ले ली इन्होंने जहांगीर से। और उसके बाद इन्होंने 1613 ईस्वी में एक दूसरी फैक्ट्री भी खोल दी। वो कहाँ खोल दी, तो सूरत में खोल दी भाई साहब।
अब इन्होंने ऐसे करके यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोलनी शुरू कर दी, फैक्ट्रियाँ खोलनी शुरू कर दी। शासन किसका था? जहांगीर का। मैंने क्या कहा था कि बहुत ही कमज़ोर शासन था। आगे थोड़ा समझिए, देखिए अंग्रेजों ने 1634 ईस्वी में शाहजहां को पुर्तगालियों के खिलाफ भिड़ाते हैं, ठीक है। शाहजहां और पुर्तगालियों के खिलाफ जो है भिड़ा देते हैं ये, और कोलकाता में 1634 में ही एक और कोठी बनवा लेते हैं। एक बात ध्यान देना, मैं अगर आपको बताऊं ऐसे 1627 तक तो किसका शासन था? जहांगीर का। अब 1628 से, कब से? तो भाई साहब 1628 से 1658 तक किसका शासन रहा? शाहजहां का शासन रहा। किसका शासन रहा? शाहजहां का शासन। अब चूंकि ये दीवाने मस्ताने परवाने आदमी थे शाहजहां, भाई साहब ताजमहल जैसी वास्तुकला का ये निर्माण करते हैं। हालांकि इनके शासन को मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये मुगल साम्राज्य के 5वें महान सम्राट थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इनका शासन रहा। एक बार की मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, अभी तक अंग्रेजों का कब्जा तो हुआ नहीं है यहाँ पर। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, थोड़ी सी स्टोरी, एक छोटी सी समझ जाओगे आप। होता क्या है कि अंग्रेज तो यहाँ पर थे ही थे, ठीक है। दरबार में भी कुछ अंग्रेज रहा करते थे। बात है भाई साहब, बात कब की है? तो ऐसे समझ सकते हो कि अंग्रेज उस समय यहाँ पर चुंगी दिया करते थे। क्या दिया करते थे? कर दिया करते थे व्यापार के लिए। अब बात यहाँ से समझना बहुत अच्छी तरीके से। होता क्या है कि भाई साहब शाहजहां की एक बेटी थी जिनका नाम था जहां आरा बेगम। क्या नाम था? जहां आरा बेगम। वो उनकी तबीयत खराब हो जाती तो एक अंग्रेज उनका इलाज कर देता है। चूंकि हमारे पास उस समय औषधियों से इलाज होता था, लेकिन वो अंग्रेज जो है अंग्रेजी दवाओं से इलाज कर देता है। तो औषधियों की तुलना में जहां आरा जो है बहुत कम समय में ठीक हो जाती है। अब अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा खुश हो गए कौन? शाहजहां फिर अंग्रेज से बोले कि बताओ आपको क्या चाहिए। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि हमारा जो चुंगी लगता है उसे माफ़ कर दिया जाए। शाहजहां निकले बेवकूफ़ आदमी, इन्होंने उनकी चुंगी जो है माफ़ कर दी। जब उनकी चुंगी माफ़ कर दी तो वहाँ से कितना आदमी आ रहा है और कितना आदमी मतलब अंग्रेज कितने भारत में आ रहे हैं और भारत से कितने अंग्रेज मतलब भारत से कितने जो है इंग्लैंड जा रहे हैं, इस बात का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। यहाँ इन्होंने धीरे धीरे जहाँ पर इन्होंने व्यापारिक फैक्ट्री खोली थी वहीं बना लिए इन्होंने बंकर बनाने के बाद इन्होंने जो है वहाँ पर चुपचाप से गुप्त ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी। जवान तैयार करने लगे तो उनको एहसास हो गया था कि आज नहीं तो कल हम जो है भारत में कब्जा कर ही लेंगे। उनके मन में ये विचार आ गया था। शाहजहां की ये बहुत बड़ी मूर्खता थी कि उनकी चुंगी माफ़ कर दी इन्होंने। वो ये कहते थे कि भाई हम कम तो कर देंगे लेकिन माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है। वो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब समझिए आगे की बात, समझ लो आप। ऐसे करके धीरे धीरे ये सभी जो विदेशी लोग थे वो मतलब भारत में व्यापार करते रहे। पुर्तगाली हैं, अंग्रेजी हैं, डेनिश हैं, फ्रांस हैं, ये सब भारत में व्यापार करते रहे। देखिए 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत में आती है और 1961 में भाई साहब पुर्तगाली जाते हैं यहाँ से। कब जाते हैं? 1961 में सबसे अंत में जाते हैं। आप ये समझ लो, बात ध्यान रखना ये वाली बात। वो भी छोड़कर नहीं जा रहे थे। गए कैसे? जब भाई साहब ऑपरेशन विजय चलाया गया। पुर्तगालियों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो भाई साहब आप याद रखना, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। तो जब ऑपरेशन विजय इनको भगाने के लिए चलाया गया तो 1961 में, कब? 1961 में आप ये मान लीजिए कि गोवा, दमन और दीव को छोड़कर भारत से भाग गए ये साले, जब सेना के द्वारा ये चलाया गया ऑपरेशन। और ये समझ लो कि पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे और उन्होंने लगभग 450 तक, मतलब 450 वर्षों तक जो है भारत में अपना शासन किया। जो 1510 से इनका शुरू हुआ था आना, तो ये बात आप समझ सकते हो, ठीक है ना। आगे आइए, अब ऐसे ही करके ये शासन करते रहे यहाँ पर। अंततः बात करें 1746 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर विजय प्राप्त कर ली। मुगल शासन सोने एवं चांदी से भरा हुआ था, परंतु साम्राज्य सदैव निर्मल एवं असुरक्षित था। ये बात मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद एक बात और गड़बड़ हुई थी। गड़बड़ क्या एक बात हुई कि जैसे तो मुगल साम्राज्य में औरंगजेब एक बहुत ही खतरनाक शख्स था। कौन भाई साहब? औरंगजेब। चूंकि औरंगजेब का जो शासन था वो 1658 से भाई साहब 1707 तक चला। 1707 तक चूंकि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। हो सकता है कि अगर औरंगजेब के शासन में वो कंट्रोल करता इनको तो वो कंट्रोल कर सकता था, वो बहुत खतरनाक आदमी था।
लेकिन औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल शासन में आए वो सारे ऐरा गैरा नत्थू खेरा है। कहने का मतलब किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि शासन को बढ़िया तरीके से चला सकते। उतना ही शासन जो है मुगल साम्राज्य के नाम से बढ़िया था कि मतलब वो कंट्रोल कर सकते थे हर इंसान पर, बाकी नहीं था। तो आप ये समझ लो कि अब क्या होता है, यह दशा देखकर अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र कर लिया तथा 10 अप्रैल 1756 ईस्वी में बंगाल में अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद, बंगाल में जो है उस समय जब अली वर्दी खां की मृत्यु हो जाती है, तो चूंकि इनके दादा थे, किनके दादा थे, तो सिराजुद्दौला के दादा थे अली वर्दी खां। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला जो है शासन में बैठते हैं। मात्र ये समझ लो अप्रैल 1756 में शासन बैठ जाते हैं। 23 साल की उम्र में बंगाल के नवाब का पद जो है सिराजुद्दौला जी ने संभाल लिया, जिनके शासन के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ा, अंततः शासन स्थापित हुआ। बहुत खतरनाक आदमी थे, ये समझ लो आप, बहुत ही खतरनाक आदमी थे। अब देखिए क्या होता है, शासन में बैठ गए, लेकिन अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते कि सिराजुद्दौला शासन में बैठे, क्योंकि उनको पता था कि बहुत खतरनाक आदमी है। एक बार क्या होता है, देखो मैंने क्या कहा, अप्रैल में बैठते हैं ये। अप्रैल में कब बैठते हैं, यहां देखिएगा, ये जो है आपके सिराजुद्दौला शासक कब बने, तो अप्रैल में। मैंने आपको बताया कि अप्रैल में ये जो शासन में बैठते हैं, कब, तो 1756 में ही। अब होता क्या है कि ब्लैक होल की एक घटना हुई इनके साम्राज्य में, कब, अप्रैल मई जून, कहने का मतलब है जस्ट 2 महीने बाद, 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना अंग्रेजों की नींव को हिला कर रख देती है। बहुत ही खतरनाक घटना थी, ठीक है। तो 20 जून 1756 ईस्वी को 118/14 के कमरे में, ठीक है, जो आपके कलकत्ता में पड़ता है। कलकत्ता में अब कोलकाता हो गया है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में था, ठीक है ना। फोर्ट विलियम अब कॉलेज हो गया है, वैसे स्थान था वो, ठीक है। तो उसी फोर्ट विलियम में आप ये समझ लीजिए कि जो सिराजुद्दौला थे 146 आदमियों को बंद कर लिया। और बंद करने की रणनीति क्या थी, इसमें भी मैं 2 सेकंड लूंगा आपके। सिराजुद्दौला के उनको खुफिया जानकारी ये मिल गई, सिराजुद्दौला को उनके जो लोग थे, जो गुप्तचर थे, उनके द्वारा उनको एक खुफिया जानकारी मिली कि आज रात को जो है अंग्रेज हमला करने वाले हैं फोर्ट विलियम में। सिराजुद्दौला ने दिमाग लगाया कि अच्छा, तो उन्होंने दिमाग लगाया। और दिमाग लगाने के बाद उन्होंने एक कार्य किया, अपने ही जो उनके खुद के सैनिक थे, अपने ही सैनिकों से उन्होंने अपने किले की घेराबंदी करवा ली। घेराबंदी करवाने के बाद आप ये समझ लीजिए, उन्होंने आदेश दिए थे कि जैसे ही अंग्रेज हम पर हमला करते हैं वैसे ही उनको पीछे से दबोच लेना और अंदर ले आना। ऐसे ही करके उन्होंने 146 आदमी उस कमरे में और पैक कर दिए। रात, भाई साहब, समय आप ये समझ लो जून, 20 जून, तपती भाई साहब गर्मी, बिल्कुल ऐसी स्थिति में मात्र 118/14 के कमरे में पैक कर दिए। अब जब उन्होंने रात में पैक कर दिए तो वहां के लोगों ने कहा कि अरे रात में तो ये मर जाएंगे, तो बोले सुबह देखेंगे, फिलहाल तो आप पैक कर दो, हमारे आदेश का पालन करो। उन्होंने आदेश का पालन किया और उनको पैक कर दिया। जब भाई साहब सुबह दरवाजा खोला तो केवल 23 लोग ही जिंदा बचे। ये बात हॉलवेल बता रहे हैं, ठीक है, केवल 23 लोग 146 में जिंदा बचे, 123 की तो दावत हो गई, आप ये समझ लो। अब इस हादसे से भाई साहब अंग्रेजों की बुनियाद हिल गई कि 123 तो वो कच्चे चबा गए सिराजुद्दौला, इतने खतरनाक आदमी थे, ये समझ लो अंग्रेजों के लिए। अब एक बात समझिए, देखिए 1 साल बाद की बात है, देखिए यहाँ 20 जून है और यहाँ आप कह सकते हो 23 जून, कितना, 23 जून, 23 जून, और सन जो रहेगी वो 1757 रहेगी, ठीक है। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे वो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। ये एक युद्ध होता है, ठीक है। देखिए सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने इसमें जो है धोखा दिया। भाई साहब इस युद्ध में धोखा किसके द्वारा दिया गया, मीर जाफर के द्वारा। ये ससुरा कुकुर मुत्ता जाके मिल गया अंग्रेजों से। उस युद्ध में अगर ये मीर जाफर अंग्रेजों का समर्थन ना करता बल्कि अपने भारतीय नवाब सिराजुद्दौला का समर्थन करता, तो इस युद्ध में जैसे ब्लैक होल की घटना हुई थी, इस युद्ध में भी ये समझ लो कि नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों को कच्चा चबा जाते। लेकिन इस मीर जाफर के छल की वजह से वो युद्ध बेचारे जो है हार गए, ऐसा माना जाता है। बहुत ही दुखद घटना है, ठीक है। आगे देखिए, बात करें 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में फिर एक युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, सही है। बक्सर के युद्ध में मुगल नवाबों मीर कासिम,
सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाले मेजर हेक्टर मुनरो के साथ हुआ था। अब एक बात यहां पर समझिएगा, ये जो सुजाउद्दौला थे, मैंने क्या कहा, ये जो सिराजुद्दौला थे प्यारे बच्चों, इनका संबंध बंगाल से था और सुजाउद्दौला जो थे इनका संबंध डायरेक्टली अवध से था। ठीक है, तो ये जो युद्ध हुआ था ये त्रिगुटी युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? एक तो मीर कासिम हो गए, दूसरे सुजाउद्दौला हो गए, तीसरे शाह आलम द्वितीय हो गए और इधर से जो थे वो हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, इस युद्ध में भी जो है भारतीय परास्त हो जाते हैं और जो है हेक्टर मुनरो यहाँ पर विजय प्राप्त कर लेता है। कारण इसका कोई इतना बड़ा नहीं था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियां और भारतीय शासकों के बीच समन्वय और एकता की कमी, जिससे अंग्रेजों ने उन्हें आसानी से हरा दिया। कमी थी, सब एक दूसरे से डरते थे कहीं ये धोखा ना कर जाए, ये धोखा ना कर जाए, इस वजह से इसमें भी जो है भारतीय अपनी जीत हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, आगे आइए देखिएगा। अब बात करें तो अंग्रेजों ने भारत की सत्ता नवाब मीर जाफर को दे दी। समझिएगा एक बात, समझिएगा। अच्छा, उसने तो धोखा दे ही रखा था ना, सिराजुद्दौला को तो धोखा दे ही रखा था। अंग्रेजों को लगा कि अब ये हमारे अधीन काम करेगा मीर जाफर, और वो उनके अधीन काम करने भी लगता है। ठीक है, मीर जाफर को उन्होंने सत्ता दे दी। किसी को पता नहीं था कि सत्ता अंग्रेजों के हाथ में है और बैठा मीर जाफर है। मीर जाफर तो नॉर्मल बैठा हुआ था, लेकिन वो वही काम करता था मीर जाफर जो बात अंग्रेज बोलते थे। अच्छा, वहां के दरबारी भी जो है मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहने लगे थे। आप ये समझ लो, ऐसी स्थिति आ गई। क्या हुआ, अंग्रेजों ने जमकर बंगाल में जो है व्यापार किया और रिश्वत बटोरी और अराजकता फैलाई, जो मन होता वही करते। देखिए, भारत का धन इंग्लैंड भी भेजने लगे। 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटाकर सत्ता जो है मीर कासिम को दे दी गई। देखिए, कारण क्या रहे, पहले एक बात समझ लो, मीर जाफर को हटाकर सत्ता मीर कासिम को दी गई। देखिए, मीर जाफर को हटाकर उनके दामाद थे मीर कासिम। किसके? तो मीर जाफर के दामाद थे मीर कासिम। ठीक है, और इनको जो है बंगाल का नवाब बनाया गया, क्योंकि मीर जाफर अपनी प्रशासनिक अयोग्यता, अदूरदर्शिता और ईस्ट इंडिया कंपनी की मांगों को पूरा करने में असमर्थता के कारण कंपनी के लिए एक उपयुक्त शासक नहीं थे। ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों का मानना था, क्या मानना था, कि मीर जाफर कंपनी की वित्तीय और राजनीतिक मांगों को पूरा करने में विफल हो रहे हैं, इसलिए इनको पद से हटाया जाए। तो उनको पद से जो है अंग्रेज हटा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर समझिएगा, हम डायरेक्टली बात करेंगे सिपाही विद्रोह की, क्योंकि अंग्रेजों का कब्जा तो पूरा हो ही गया था ना यहाँ पर। अब तो कब्जा हो ही गया, क्योंकि मीर कासिम भी इतना दमदार आदमी नहीं था। जब मीर जाफर ही नहीं थे तो मीर कासिम क्या होगा इतना दमदार। अब देखिए, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हम आ जाते हैं विद्रोह की तरफ। 1857 में जब इनका विद्रोह चरमोत्कर्ष पर हो गया, तब पहली घटना प्यारे बच्चों यहाँ से आपको देखने को मिलेगी, जब भारतीयों की आंखें खुल गई। ठीक है, और आंखें क्या खुल गई, बड़ा धुआंधार टक्कर होती है, आप ये समझ लो। और अंततः हमें थोड़ा समय जरूर लग जाता है, लेकिन उनसे हम अपने देश को छीन जरूर लेते हैं, ये बात आप जानते हैं। होता क्या है, आप समझिए। 1857 में मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, भाई साहब इनकी जो है नीतियां इतनी कठोर हो गई थी कि भारतीय परेशान हो गए। अब होता क्या है कि जो 1857 में मेरठ का विद्रोह था, देखिए, इस क्रांति की महत्वपूर्ण एवं पहली घटना बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल में घटित हुई। ठीक है, जहां 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, ठीक है, उत्तर प्रदेश बलिया के रहने वाले हैं प्यारे बच्चों, मंगल पांडे, हमें नाज है कि हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ठीक है, नाम के एक सिपाही ने गाय एवं सुअर की चर्बी से तैयार कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। ठीक है, अंग्रेज ये बात भली भांति जानते थे कि गाय की चर्बी लगी कारतूसों को कोई भी हिंदू सैनिक मुंह से काटना तो क्या हाथ भी नहीं लगाएगा। उसके बावजूद उन्होंने ये मतलब मैटर फैला रखा था। अब देखिए क्या होता है, इनकार कर दिया और अपने उच्च अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। ठीक है, इन्होंने जो गोलियां चलाई थी, ठीक है, इन्होंने जो गोलियां चलाई थी, तो ये नहीं कह सकते कि मतलब वो तत्काल ही मर गए थे, वो उस समय घायल थे। 2 आदमियों पर, देखिए, पहले इन्होंने सार्जेंट जो है मेजर ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग पर हमला किया था, तो वो साले दोनों वहां पर घायल हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अंग्रेजी शासन ने 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे एवं ईश्वर पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। बेटा, ये जो है बहुत ही ज्यादा दर्दनाक
हादसा था या दुखद एक घटना थी। देखिए, सैनिकों की मौत की खबर ने विद्रोह को एक भयंकर रूप दे दिया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी की पैदल सेना टुकड़ी ने भी गाय की चर्बी के कारतूसों का विरोध करते हुए उसमें भी पाबंदी लगा दी। अंग्रेजों ने भारतीयों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, जैसे किसानों पर कर लगाना, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। इसके बाद उदय हुआ बड़े क्रांतिकारियों का। आप ये समझ लीजिए कि यहां से क्रांतिकारियों का उदय शुरू हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे नाना साहब पर। ऐसे ही करके डिटेल के साथ हम प्यारे बच्चों सभी क्रांतिकारी जो महत्वपूर्ण है उनको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर बात करें तो नाना जी का जो असली नाम था वो प्यारे बच्चों धोधू पंत था। इनका जन्म 1824 में महाराष्ट्र के वेड़ू गांव में हुआ था। बचपन में इनका नाम जो है भोगोपंत था। इनके पिता माधवराव थे प्यारे बच्चों, और माता इनकी जो थी वो गंगाबाई थी। इन्हें बाजीराव पेशवा ने गोद लिया था। कुछ समय बाद कानपुर में आगजनी की घटनाएं हुई, जहां इन्होंने अपना अच्छा प्रदर्शन और योगदान दिया। मराठों का राजा इनको बना दिया गया, ये सब देखते हुए, ठीक है। फिर इन्होंने अत्याचार का सिलसिला जारी रखा अंग्रेजों के खिलाफ। इन्होंने 1856 ईस्वी में हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम एवं सेना भर्ती अधिनियम लागू किया। इनकी मृत्यु का वर्णन जो है आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले बात करें तो प्यारे बच्चों, ये हमारी देश की बहुत ही ज़्यादा शान वाली स्त्री जिनका नाम है रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। देखिए, मराठा शासित झांसी की रानी ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी, ठीक है। इनका जन्म जो है 19 नवंबर 1835 को वाराणसी के भदोही नामक नगर में हुआ था। इन्होंने एक स्वयं सेवक का गठन प्रारंभ किया, जिसमें औरतों की भर्ती तथा प्रशिक्षण दिया जाने लगा, ठीक है। 17 जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में लड़ते लड़ते प्यारे बच्चों ये वीरगति को प्राप्त होती हैं, ठीक है। इनके पति का नाम गंगाधर राव था। मात्र 23 वर्ष में ब्रिटिश की सेना में संग्राम किया और रण क्षेत्र पर वीर गति को प्राप्त हुई। जीते जी इन्होंने अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। इन्होंने साफ कह दिया था कि जब मैं मर जाऊंगी तभी आप यहां पर कब्जा कर सकते हो, अन्यथा यहां पर कब्जा नहीं कर पाओगे मेरे जीते जी। आगे देखिए, आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले क्रांतिकारी हमारे तात्या टोपे। देखिए, तात्या टोपे इनका जन्म 1814 में नासिक में हुआ था प्यारे बच्चों। कहाँ हुआ था? नासिक में। उनके पिता का नाम पांडुरंग पंत था तथा तात्या के बचपन का नाम प्यारे बच्चों रघुनाथ पंत था, ठीक है। इनके पिताजी बाजीराव के दरबार में कार्यरत थे। इनके समय लॉर्ड डलहौजी जो है गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है। विक्टोरिया को समझ लेते हैं थोड़ा प्यारे बच्चों। देखिए, विक्टोरिया जो महारानी थी, लगभग 145 साल पहले 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी का ताज पहनाया गया था। इस दिन रानी ने लंदन से चलकर जो है दिल्ली में दरबार लगाया था, ठीक है। कुछ समय उपरांत वासुदेव जोशी ने भारतीयों के लिए अंग्रेजों की तरह जो है समान अधिकार मांगने का कार्य किया था, ठीक है। आइए देखिए, बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसको समझ लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी, ठीक है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहले इंडियन नेशनल संघ के नाम से जानते थे। बाद में इसका नाम बदलकर इंडियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अर्थात नाम बदलकर इतना बोल देना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, ठीक है। इंडियन नेशनल संघ को इंडियन नेशनल कांग्रेस शब्द जो है किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी की सलाह पर दिया गया था। देखिए, पहला अधिवेशन पुणे में होना था पर मुंबई में हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था? क्योंकि जो है हैजा संक्रमण के कारण तुरंत इस सम्मेलन को मुंबई में 25 दिसंबर से 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के सभागार में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में जो है इसे आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें पहले जो 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसमें 3 स्त्रियां थीं। कितनी जो अध्यक्ष रह चुकी? कौन कौन? तो एक तो एनी बेसेंट, दूसरी सरोजनी नायडू और तीसरी नलिनी सेनगुप्ता, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष प्यारे बच्चों बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष जो है प्यारे बच्चों आपकी एनी बेसेंट थी, ठीक है। देखिए, एक बात ध्यान रखना, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक पूछता है, कौन पूछता है प्यारे बच्चों? जनक, तो आप जनक में लगाना एवो ह्यूम। क्या लगाओगे? एवो ह्यूम जो है जनक
इसके थे, किसके? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और कुछ सवाल इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष कब बने, तो भाई साहब डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी, वो इसके अध्यक्ष स्वतंत्रता के पश्चात जो बने हैं 1947 में, ठीक है। इसके पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला अधिवेशन कब हुआ, तो 1948 में जयपुर में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो की गई थी पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन 40वें अधिवेशन जो है प्यारे बच्चों बेलगांव में हुआ था, वहां पर जो है उसमें उसकी अध्यक्षता की थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई दिक्कत किसी को प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए, सही है। दूसरी बात देखिए, मैंने क्या कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र जो है बनर्जी थे, ठीक है। और पहले फारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहले अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक है। अगर पहले अंग्रेज अध्यक्ष बोल दे कि भाई पहले अंग्रेज अध्यक्ष बताओ, तो आप उत्तर में क्या लगाओगे? जॉर्ज यूल। क्या लगाना प्यारे बच्चों? जॉर्ज, पूरा नाम याद रखना, जॉर्ज यूल जो है इसके जो है पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए, तो बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा, आगे देखिए प्यारे बच्चों, आ जाइए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का दूसरा चरण, अभी हमने क्या पढ़ा? पहला। देखिए इस आंदोलन का उदय राष्ट्रवादी या उग्रवाद के उदय का काल माना जाता है, ठीक है। उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक को योगदान माना जाता था। इसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि लाल बाल पाल, ठीक है। तो ये उग्रवादी नेताओं में थे, कौन? लाल बाल पाल। वहीं अगर बात करें तो देखिए बाल गंगाधर तिलक ने 1894 ईस्वी में गणपति महोत्सव एवं 1885 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव को जो है उसी समय अंग्रेजों के शासन में ही प्रारंभ करवा दिया था। बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम जो है, बहिष्कार का नारा किसने, क्वेश्चन में पूछता है किसने दिया था, तो तिलक जी ने ही दिया था। इनका मानना था कि भीख मांगने से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। बात करें प्यारे बच्चों आगे, तो बंगाल विभाजन की बात करेंगे। किस विभाजन की? बंगाल विभाजन की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए बंगाल विभाजन की अगर मैं बात करूं तो बंगाल विभाजन राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और बंगाल के गवर्नर जो है एंडरसन थे। कौन थे प्यारे बच्चों? बंगाल के गवर्नर कौन थे? एंडरसन। देखिए घोषणा कब हुई? तो 20 जुलाई 1905 को, हालांकि सन ही पूछेगा आपसे, ठीक है। फिर देखिए 16 अक्टूबर 1905 को यह निर्णय प्रभावी हुआ। इसके विरोध में 7 अगस्त को इसका बहिष्कार प्रस्ताव जो है कांग्रेस द्वारा किया जाना था, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को ही संपूर्ण बंगाल कांग्रेस द्वारा शोक दिवस आयोजित करने लगा, ठीक है। कहते हैं कि आज भी वो 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। देखिए बात करेंगे आगे। देखिए स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम जो है कुमार मित्र के पत्र में संजीवन में जो है 1905 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। किसमें? संजीवन में। आगे देखिए प्यारे बच्चों, स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम, कौन सा? वंदे मातरम जो है प्यारे बच्चों, ये आपका वंदे मातरम भारत राष्ट्रीय आंदोलन का जो है गीत बना था, ठीक है। बंगाल विभाजन का कारण हिंदू और मुसलमान को विभाजित करना था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारत राष्ट्रीय आंदोलन का जो है प्यारे बच्चों शीर्षक गीत बना था, ठीक है। बात करेंगे प्यारे बच्चों आगे, मुस्लिम लीग की स्थापना। किसकी स्थापना? मुस्लिम लीग की स्थापना। देखिए बात है 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान ने इसकी जो है मांग उठाई थी, ठीक है। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष सर सुल्तान मोहम्मद शाह लिखा मिल जाएगा या फिर आगा खां तृतीय लिखा मिलेगा, ठीक है। आगा खां भी मिल सकता है, सर सुल्तान मोहम्मद शाह भी मिल सकता है, दोनों नाम एक ही हैं, ठीक है। मुख्यालय प्यारे बच्चों इसका क्या बनाया गया? तो लखनऊ को बनाया गया, सही है। इसका पहला अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ था। वायसराय किसको बनाया? लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से जो इसको प्रोत्साहन मिल चुका था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का निर्माण भी जो है इसमें किया गया था, ठीक है। देखिए आगे, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 ईस्वी में सूरत में हुआ, जो बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चों। इसमें कांग्रेस जो है गरम दल एवं नरम दल 2 भागों में बट चुकी थी, ठीक है। इसी को सूरत विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए अगर बात करें तो यह 1907 ईस्वी में ताप्ती नदी के किनारे हुआ था।
अध्यक्ष की बात करें प्यारे बच्चों तो रास बिहारी घोष को इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, गरम दल और नरम दल दोनों को समझ लेते हैं। देखिए गरम दल पीछे बताया था मैंने, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जी थे। वहीं नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे जो है नेता इसमें शामिल थे। नोट यहाँ एक बात ध्यान रखना, 1916 में लखनऊ अधिवेशन के दौरान फिर से दोनों जो है एक साथ हो गए, ये बीच में जो है अलग हो गए थे। ठीक है, अनुशीलन समिति का गठन किया गया। पहले बच्चों अनुशीलन समिति का गठन 1902 में कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमथनाथ मित्र ने की थी। प्रमथनाथ ही लगाना, प्रथम नाथ मत लगा देना, पहले उसमें ऑप्शन में दोनों आ जाए और आप प्रमथनाथ की जगह प्रथम नाथ लगा दो। ठीक है, हाँ तो ध्यान रखना। इसके अंतर्गत खून का बदला खून नारा दिया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर जो है इसकी 500 शाखाएं खोली गई। कितनी शाखाएं? 500। इसके अध्यक्ष हेमचंद्र को बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा गया। किसकी कला सीखने के लिए प्यारे बच्चों? तो बम बनाने की कला सीखने के लिए जो है इनको रूस भेजा गया। आगे देखिए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरनगर की जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। गलती से जो है बम केनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चौकी ने तो आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को जो है 15 वर्ष की अवस्था में ही प्यारे बच्चों फांसी पर लटका दिया गया और वो शहीद हो जाते हैं। देखिए 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी और जो है 17 अगस्त 1909 ईस्वी में इनको भी जो है मृत्युदंड दे दिया जाता है। 1914 ईस्वी में गुरुदत्त सिंह ने जापानी जहाज किराए पर लिया और ये जलयान जहाज जो है 351 यात्रियों के साथ 26 दिसंबर 1914 को हुबली पर पहुंचा और बजबज नामक बंदरगाह पर जब ये जहाज पहुंचा तो तलाशी ली गई और संघर्ष हुआ। 18 व्यक्ति मारे गए और 25 व्यक्ति जो है उसमें घायल हो गए। गांधी जी ने मार्च 1918 को कर नहीं आंदोलन चलाया गुजरात के खेड़े जिले से। 19 मार्च 1919 ईस्वी को उग्रवादी भावना को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील जैसी कोई स्थिति देखने को मिली थी। कहने का मतलब ना अपील, ना वकील, ना दलील। ठीक है, यहाँ पर वकील भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसको क्या बोला गया? काला कानून बोला गया। ठीक है, ये उग्रवादी भावना को कुचलने के लिए जो है प्यारे बच्चों लगाया गया था। आगे अगर बात करूं मैं यहाँ पर तो देखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें सतपाल और किचलू की गिरफ्तारी को लेकर प्यारे बच्चों जनसभा हो रही थी। उसी जनसभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें 10 मिनट तक गोलियां चली। लगभग 400 व्यक्ति प्यारे बच्चों यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। इसमें हंसराज नामक एक आदमी जो है ये ससुरा गद्दारी कर देता है। भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग कर दिया। उस समय जो प्यारे बच्चों यहाँ पर शासन कर रहा था, वो जो गोलियां चलवाता है उसका नाम जनरल डायर था। ठीक है, बात है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चलाया गया, पर इससे मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और जो है प्यारे बच्चों विपिन चंद्र पाल प्रसन्न नहीं थे और वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं। देखिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आकर असहयोग आंदोलन ने जो है प्यारे बच्चों थाने में आग लगा दी, जिसे 1 थानेदार और 21 सिपाही प्यारे बच्चों मार गिराए गए। ठीक है, इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, क्योंकि वो जो लोग थे जिन्होंने थानेदार को और 21 सिपाही मार गिराए वो असहयोग आंदोलन से ही संबंधित थे। और जो है गांधी जी का एक अपना नारा था अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन इन्होंने मामला उल्टा कर दिया, इन्होंने कर दिया हिंसा परमो धर्मा। अब भाई साहब बात हो गई खराब। बात खराब क्या हो गई कि असहयोग आंदोलन के लोगों ने ही जो है बवंडर काट दिया। जब बात खराब हो गई तो ये समझ लो कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन समाप्त करना पड़ा। और यही नहीं, 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आप समझो कि होता क्या है, गांधी जी को इन्होंने पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 56 बार गिरफ्तार किया,
लेकिन गिरफ्तार ही किया, उनको ज़्यादा समय के लिए रख नहीं पाए। कभी साल भर, मान लो 6 साल को रखा, 6 साल को सजा हुई और 2 साल को रख लिया, फिर छोड़ दिया। अब रीजन क्या था? क्योंकि गांधी जी का पेट खराब हो जाता था, और गांधी जी का पेट खराब हो जाता था, उनको लेके भागो। तो अब वो तो एक आदमी थे, लेकिन अंग्रेज ससुरे उनकी सेवा में लग जाते 6, एक आदमी के चक्कर में 6 आदमी काम पर लगे हुए थे। इस बात से वो ज़्यादा परेशान हो जाते। वो जब भी जेल में जाते तब भी कहते कि भाई ऐसा पेट खराब है, ऐसे करके उनको छोड़ना पड़ जाता। होता क्या कि 6 वर्ष की सजा हुई इनको। स्वास्थ्य को लेकर गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को छोड़ दिया गया। ठीक है। असहयोग आंदोलन के बाद मार्च 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। ठीक है। अब देखिए स्वराज पार्टी का मुख्य कार्य क्या था? तो भाई साहब इसका मुख्य कार्य चुनाव में हिस्सा लेना था। 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने एक क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अर्थात HRA की स्थापना कर दी भाई साहब। अब देखिए बात अगर करें तो यहाँ पर एक नाम प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, नाम क्या है? वो चंद्रशेखर आजाद। इसकी दीवानी तो पूरी दुनिया है। ठीक है, इस नाम की दीवानी तो पूरी दुनिया है, जैसे भगत सिंह की है। तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। इनका उपनाम जो था, एक तो आजाद था और दूसरा पंडित जी कहकर लोग इनको बुलाते थे। इनका जन्म 1906 ईस्वी में जो है झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। पिता इनके सीताराम थे, माननीय सीताराम तिवारी थे, और माता इनकी श्रीमती जगरानी देवी था। ठीक है। भैया इनके बड़े भाई जो थे वो सुखदेव थे। शिक्षा इनकी संस्कृत पाठशाला वाराणसी में हुई है। ठीक है। और इनके मृत्यु के उसमें जो है अल्फ्रेड पार्क बनाया गया है प्रयागराज में। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। सही है। आगे देखिए, अब बात हम कर रहे थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। तो देखिए इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन पर डकैती डालकर जो है सरकारी खजाना लूटा गया। ये घटना जो है काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। हालांकि कांड हटा दिया गया। कांड किसके द्वारा हटा गया? तो यहाँ पर समझिएगा, मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदलकर प्यारे बच्चों काकोरी कांड से हटाकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया। ठीक है। होता क्या है कि इसमें जो है 29 क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया। इनका काम क्या था कि मुख्य रूप से कि उसका धन लूटना। धन लूटते तो हो सकता है कि उनकी नींव कमजोर होती, इस वजह से इन्होंने फैसला किया था। देखिए इस एक्शन में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल लाहिड़ी को फांसी दे दी गई। ठीक है। और इस संस्था का अस्तित्व यहाँ से जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। देखिए साइमन कमीशन आ गया भाई साहब। देखिए साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठियां चलाई गईं। लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह और चंद्रशेखर ने हत्या कर दी। यहाँ पर देखिए एक आपको नाम और दिखा प्यारे बच्चों, भगत सिंह। ठीक है। तो इसके जो सैंडर्स था इसकी हत्या किसने कर दी? तो आप कहोगे भगत सिंह और चंद्रशेखर ने मिलकर इनकी हत्या कर दी। अगर बात करें तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों 1907 ईस्वी में हुआ था, तो लायलपुर पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है। प्यारे बच्चों इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। उपनाम इनका शहीद ए आजम है। पिता इनके सरदार किशन सिंह सिंधु थे, माता विद्यावती कौर थी। जाति इनकी जाट थी, हिंदू थे। विचारधारा साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद थी। ठीक है। 19 वर्ष में ही जो है ये करतार सिंह सराभा को अपना गुरु मानने लगे। नारा इन्होंने दिया था इंकलाब जिंदाबाद और जो है साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इनके उसमें जो है फिल्में भी बनी हुई हैं, बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। और इन्हीं की याद में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है। शहीद ए आजम भगत सिंह की याद में। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। सही। किसकी बात की मैंने? भगत सिंह की। अब देखिए एक बार फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने जन्म ले लिया। ठीक है। और इसी टीम के 2 संस्थाओं ने अप्रैल 1919 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंका और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। प्यारे में जो नारा भगत सिंह ने दिया था इसकी रचना जो है मोहम्मद इकबाल ने की थी। ठीक है। देखिए अब बात करेंगे 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद के साथ पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए। ठीक है। कहने का मतलब है चंद्रशेखर आजाद और अंग्रेजों की जो सेना थी उसके साथ मुठभेड़ हुई और एक बगीचे में जो है ये शहीद हो जाते हैं। प्यारे बच्चों एक ही गोली इनके पास बची थी।
ठीक है, उसमें ये खुद को मार लेते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं अपने ही हाथों से क्यों ना मारा जाऊं। पहले जो 23 मार्च 1931 ईस्वी को, ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। ठीक है, अच्छा एक बात कहते हैं कि भगत सिंह को चाहते तो महात्मा गांधी बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा भी कि मैं अहिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं उनको सलाम करता हूं, भगत सिंह को, एक अच्छे नेतृत्व करता थे, लेकिन फिर भी मैं जो है अहिंसा का समर्थन नहीं करता और मैंने भरसक प्रयास किया। प्यारे बच्चों, मैं गांधी जी को गलत नहीं ठहराता हूँ, बहुत अच्छे इंसान थे, उनका योगदान बहुत अतुलनीय है। एक गलती थी उनकी, वो चाहते तो बचा सकते थे। कैसे बचा सकते थे? कि वो सेकंड कमेटी में ना जाते, और जो है अगर सेकंड कमेटी में ना जाते तो हो सकता है कि अंग्रेजों को वीटो पावर का यूज करना पड़ता। वीटो पावर का यूज करने का प्रयत्न तनिक भी महात्मा गांधी ने नहीं किया था। अगर वो वीटो पावर का यूज करते तो आज जो है ये बात हमारे सामने नहीं आती कि भगत सिंह को चाहते तो महात्मा गांधी बचा लेते। ठीक है, उन्होंने वीटो पावर का प्रयोग नहीं किया था, इसीलिए लोग जो उनको कोसते हैं। इतिहास उनसे सवाल बार बार करता है कि आप चाहते तो उनको बचा लेते। बात करेंगे आगे। बंगाल में सूर्य सेन ने, देखिएगा, बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की और ये जो है चटगांव में हुई। ठीक है, 16 फरवरी 1933 ईस्वी को राजद्रोह के आरोप में सूर्य सेन को बंदी बनाया गया और जो है फिर जो फांसी दे दी गई। ठीक है, अब बात करते हैं साइमन कमीशन 1927 ईस्वी। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की थी। ठीक है, इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो सभी के सभी गोरे लोग थे। ठीक है, मतलब ब्रिटेन के लोग थे। ठीक है, यही कारण था कि इसे जो है श्वेत कमीशन के रूप में जाना जाता था। साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई थी। कमीशन को इस बात की जांच करनी थी कि क्या भारत इस लायक हो गया है कि यहाँ लोगों को संवैधानिक अधिकार दे दिए जाएं या फिर इसे स्वतंत्र कर दिया जाए। इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण इसका बहुत ही ज्यादा तीव्र विरोध भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे आइए प्यारे बच्चों। तो देखिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से जो है दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मोर्चा निकालना पड़ा। ठीक है, इसमें 79 अनुयायी जो थे, भारतीय अनुयायी थे। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः काल के बाद महात्मा गांधी ने समुद्र तट पर नमक बनाकर जो है नमक कानून भंग कर दिया। ठीक है, गांधी जी को इस बात के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और यरोदा जेल में रख दिया गया, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम हो गई और इनको शीघ्र ही छोड़ना पड़ गया, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। बात करेंगे गोलमेज सम्मेलन होते हैं। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। इस गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें मात्र 76 भारतीय थे। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इसमें गांधी जी नहीं आए थे और इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है, जिसके बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में आने के लिए शायद तैयार हो जाते हैं। ठीक है, संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए अधिवेशन हो रहे थे। देखिएगा आगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक प्यारे बच्चों चलता है। देखिए 7 सितंबर 1981 में लंदन में हुआ इस सम्मेलन में गांधी नाराज हो गए और जो है प्यारे बच्चों मुंबई वापस चले गए। गांधी जी ने यहीं पर जो है विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बोला था। ठीक है, गांधी जी ने भारत लौटकर 3 जनवरी 1932 को पुनः जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर दिया, जो 1 मई 1933 तक चला था। गांधी जी व सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। पूना समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पूना समझौता जो हुआ था ये 24 सितंबर 1932 को, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, इसे आप 24 सितंबर लगाना। ठीक है, क्योंकि 26 को तो लौट के आ गए थे वो। ठीक है, तो 24 सितंबर 1932 लगाना। ठीक है, ये होना क्यों था भाई साहब? पहली बात तो ये यरोदा जेल में हुआ। कहाँ हुआ? यरोदा जेल में हुआ।
और किसके किसके मध्य हुआ? तो भाई साहब ये हुआ था गांधी जी और जो है आपके अंबेडकर साहब के मध्य। किसके? तो आप ध्यान रखना, गांधी जी और अंबेडकर साहब के मध्य हुआ। और होना क्यों था? तो आरक्षण को लेके होना था। भाई साहब इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गांधी जी ने कि भाई ऐसा है दलितों को जो है आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि दलितों के आरक्षण को लेके हुआ था। अब चूंकि भीमराव अंबेडकर कोई मामूली आदमी थोड़ी थे, गांधी जी तो मैं मानता हूँ उनके सामने कुछ नहीं थे, बहुत बड़ी चीज थे वो तो। अंबेडकर साहब पढ़े लिखे थे, बढ़िया नॉलेज थी उनको अच्छी खासी, बहुत बड़ी चीज थे। मैं तो कहता हूँ कि वो इंसान थे ही नहीं, ऐसे लोग तो अवतार होते हैं, इनका अवतार हुआ करता है, जन्म नहीं लेते, ऐसे आदमी थे। मैं गांधी जी और अंबेडकर साहब की अगर तुलना करूं तो अंबेडकर साहब बहुत ही ज़्यादा बेटर आदमी थे। ठीक है, बात करें अगर तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, तो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूना समझौता की बात करें तो पूना समझौता के पश्चात 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो हुआ है बच्चों, ये आपके लंदन में हुआ। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन का तो केस निपट गया। अब आ जाओ 1935 का भारतीय सरकारी अधिनियम। ठीक है, अधिनियम में वैसे तो बहुत सारी चीजें थी, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ले लिए हैं। देखिए संघीय न्यायालय की स्थापना, नया संविधान अनम्य अर्थात रिजिड था। इसमें संविधान में जो है संशोधन करने की शक्ति केवल अंग्रेजी संसद को ही थी। ठीक है, तीसरा बात करें तो एक केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। फिर देखिए चौथा, बर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया। ठीक है, पांचवी चीज, उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बनाए गए तथा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को गवर्नर के अधीन रख दिया गया। देखिए यहाँ पर तो आप ये समझ गए कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम का रूपांतरण जो था ब्रिटिश सरकार से लिया गया था और ये हमारे संविधान के सबसे लंबे दस्तावेजों में से एक था। इसमें 10 अनुसूचियां थी और 321 धाराएं शामिल थी। ठीक है, आइए अब देखिए कुछ अधिनियम के तहत एक्ट भी आए। ठीक है, कैसे मतलब, जैसे 1773 का अधिनियम जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। ठीक है, 1781 का अधिनियम, इसे संशोधन अधिनियम कहा जाता है। 1784 का अधिनियम पिट्स इंडिया अधिनियम कहा जाता है। फिर देखिए चार्टर अधिनियम आए 1793, 1813, 1833, 1853। ठीक है, भारत सरकार का अधिनियम 1858 आया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909 आए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 आया। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। तो ये बात आप यहां पर समझ गए होंगे, इनके अंदर थोड़ी डिटेल भी है। ठीक है, चलिए देखिए भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। देखिए भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अनुसार ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद सत्ता का उत्तरदायित्व तो भारतीय लोगों के हाथों में जो है सौंप दिया गया। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग द्वारा आंदोलन किया गया और भारत के विभाजन की बात कही गई। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना की पेशकश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है बनाकर उसे लागू कर दिया गया। भारत का विभाजन कर दिया गया प्यारे बच्चों। स्वतंत्र डोमिनियन अर्थात संप्रभु राष्ट्र भारत और जो है पाकिस्तान का सृजन हो गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। ठीक है, इसमें वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर दोनों जगह राज्यों में गवर्नर जनरल पद को सृजित कर दिया गया, जिस पर ब्रिटेन का कोई नियंत्रण नहीं था। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ समझेंगे। आगे देखिए, दोनों डोमिनियन को संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दे दी गई। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत के से सचिव का पद समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द जो है ये भी समाप्त हो गया। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और जो है लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिए गए। लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिला दी
ठीक है। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। गांधी युग के बारे में अर्थात आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर गांधी जी का जो है संपूर्ण डिटेल पढ़ते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। सही। देखिए, बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म जो है भारत में गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है। वहीं बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, अर्थात अहिंसा परमो धर्मः। ठीक है। फिर देखिए, बात करेंगे पिता जो थे इनके प्यारे बच्चों वो करमचंद गांधी थे। माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी थी। इनकी शादी जो है मात्र 13 वर्ष की आयु में हो गई थी। कितने? तो 13 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी हो गई थी। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। गांधी जी के पुत्र जो थे 4 थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें प्यार से घर में मोनिया भी कहा जाता था। इनकी एजुकेशन के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, इनकी एजुकेशन के बारे में अगर बताऊं तो प्यारे बच्चों इन्होंने 1888 में, कब? 1888 में जो है कानून की डिग्री प्राप्त कर ली थी। ठीक है। और ये कहाँ गए थे प्राप्त करने के लिए? तो इंग्लैंड से इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की थी और 1891 में जो है इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष ये जो है भारत आ गए थे। ठीक है। आगे देखिए, गांधी जो है 24 साल की उम्र में 1893 में जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है। एक बात और ध्यान देना, होता क्या है कि वो एक मुकदमे में एक भारतीय व्यापारी जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला और ये गुजराती थे, उनके मुकदमे की पैरवी करने के लिए अर्थात उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए ये गए थे। ठीक है। अब देखिए, उन्होंने वहाँ 21 साल बिताए। वहाँ पर कितने साल बिताए? 21। वहाँ इन्होंने देखा, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, कि भारतीयों के साथ जो है भेदभाव हो रहा है, इंडियन के साथ भेदभाव हो रहा है। तो इन्होंने एक काम किया। क्या काम किया? कि बात है 1894 की। कब की बात है? 1894 की। वहाँ पर इन्होंने 1894 में भारतीयों के साथ भेदभाव होने के लिए जो है नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना पर जो कब हुई थी, तो आप लगाओगे 1894 ईस्वी में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना जो है प्रारंभ किया था। ठीक है। आइए देखिए, महात्मा गांधी के उपनाम की बात करेंगे। बहुत सारे नाम थे इनके। ठीक है। आपने 2-4 ही सुने होंगे, सारे देख लीजिए। बापू किसने कहा? तो बापू कहा गया था इनको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। महात्मा की उपाधि इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। राष्ट्रपिता की उपाधि इनको जो है सुभाष चंद्र बोस ने दी। जादूगर कहकर इनको शेख मुजीबुर रहमान ने बुलाया था। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था इनको। ठीक है। वन मैन बाउंड्री फोर्स ये बात माउंटबेटन ने कही थी। ठीक है। राजनीतिक बच्चा एनी बेसेंट ने कहा था। मांस का पुतला अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल कहते थे कि इनका ये जो पहनावा है, ये इनकी जो वेशभूषा, ये केवल दिखावे के लिए है, इसलिए उन्होंने जो इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। मलंग बाबा, प्यारे बच्चों, उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के जो लोग थे वो इनको मलंग बाबा के नाम से जानते थे। ठीक है। आगे समझिएगा, एक बात ध्यान देना प्यारे बच्चों, एक बात ये ध्यान देना कि 1908 में, कब? 1908 में प्यारे बच्चों ये दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल भी गए थे। क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि दक्षिण अफ्रीका में ये जेल कब गए थे? तो 1908 ईस्वी में गए थे। और वहीं बात करें तो 1909 ईस्वी में, कब? तो 1909 ईस्वी की बात है। 1909 में जो है ये इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में इन्होंने जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है। ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? तो प्यारे बच्चों गांधी जी की कब लिखी? 1909 में लिखी। और पुस्तक जो है कौन सी भाषा में थी? अगर भाषा पूछता है प्यारे बच्चों तो भाषा लगाना आप गुजराती भाषा में इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका क्या नाम था? हिंद स्वराज नाम था। ठीक है। आगे आइए, देखिए 1915 को अफ्रीका में 21 साल गुजार कर जो है महात्मा गांधी भारत लौटे। कब आए थे ये वहां से?
तो आप क्या कहोगे कि 1915 में। डेट याद रखना प्यारे बच्चों, डेट याद रखना क्या है, 9 जनवरी, और 9 जनवरी 1915 को इसी दिन जो है भारत में प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। कौन सा दिवस, प्रवासी दिवस भी मनाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सही है। आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूं, अब ये भारत जब आए तो भारत वापस आने के क्रम में इन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया, और इस क्रम में वे गोपाल कृष्ण गोखले से काफी प्रभावित हुए और उन्हें जो है अपना गुरु मान लिया। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद के कोचरब आश्रम जो है स्थापित किया। कहाँ पर, तो अहमदाबाद में एक आश्रम स्थापित किया प्यारे बच्चों, जिसका नाम था कोचरब आश्रम, ठीक है, कोचरब आश्रम। तो क्वेश्चन करता है कि कोचरब आश्रम कहाँ है, तो आप क्या कहोगे, तो अहमदाबाद में स्थापित किसने किया प्यारे बच्चों, तो गांधी जी ने, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वहां से आने के बाद। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अपने आश्रम को इस बार साबरमती नदी के किनारे इनको जो है स्थानांतरित करना पड़ा था, क्योंकि वो जो है कोचरब आश्रम जो है ये प्यारे बच्चों ये प्लेग की बीमारी के चपेट में आ गया था। किसकी बीमारी के, प्लेग की। तो बाद में इन्होंने जो है इसे साबरमती नदी के तट पर जो है स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए बात करें तो गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, ठीक है। 1916 ईस्वी में जो गांधी जी ने अहमदाबाद के नजदीक साबरमती आश्रम की स्थापना की, ठीक है। फिर देखिए 1917 में गांधी जी के आंदोलन जो है पूर्ण रूप से शुरू हो गए थे 1917 से, ठीक है ना, 1917 से उन्होंने आंदोलन शुरू किए। अब देखिए बवाल एक था कि जब ये वहां से आए थे अफ्रीका से, तो यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों आपका एक युद्ध चालू हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जब चालू हो गया तो अंग्रेजों को ये लगा कि गांधी जी की बात जो है भारतीय मानेंगे, और गांधी जी से उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि भारतीयों को युद्ध के लिए भेजें। फिर वो जो है भारतीयों को युद्ध के लिए भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं गांधी जी। उनको लगा था कि अगर ऐसा करेंगे तो अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों के ऊपर जो है नरम व्यवहार करेंगे, ठीक है ना। इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को एक उपाधि दे दी। क्या उपाधि दे दी प्यारे बच्चों, भर्ती कराने वाला सार्जेंट। क्या कहा उन्होंने, भारतीयों ने क्या कहा था प्यारे बच्चों, कि भर्ती करने वाला सार्जेंट कहकर जो है बुलाया था, सार्जेंट। हालांकि इससे उनकी छवि को कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, पर नाम तो इनको मिल ही गया था कि भर्ती कराने वाले सार्जेंट है, ठीक है। अंग्रेजों ने गांधी जी को इसके बदले में जो है 1915 में, मैंने बताया था ना, ये 1915 में केसर ए हिंद की उपाधि दे दी थी। इसीलिए दी थी क्योंकि उन्होंने जो है ना लोगों को यहाँ पर इस बात के लिए प्रेरित कर दिया था कि आप जाओ और जो है प्रथम विश्व युद्ध में थोड़ा समर्थन करो, ये था मामला, सही। देखिए दूसरी बात करें तो सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में हुआ नील की खेती का विरोध करने के लिए, ठीक है, नील की खेती के विरोध के लिए। पहले जो एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम था राम कुमार शुक्ल। तो राम कुमार शुक्ल जो थे प्यारे बच्चों, राम कुमार शुक्ल जो थे वो इनको जबरदस्ती ले जाते हैं वहां पर। कई बार इनसे कहा है कि भाई हमारे यहाँ चलो और हमें बहुत दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है। वहां पर चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया कि वहां की तिनकठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी। गांधी जी चंपारण जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज जो है बगान मालिकों ने किसान से ये करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में, कितने प्यारे बच्चों, तो 3/20 हिस्से में जो है नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को तिनकठिया प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर ये जब जाते हैं तो इनका पहला आंदोलन प्यारे बच्चों सक्सेस हो जाता है, और जब यह आंदोलन इनका सक्सेस हो जाता है तभी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इनको जो है महात्मा की उपाधि दी जाती है। महात्मा कहकर बुलाते हैं कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा आंदोलन देखिए, दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में होता है, ये था कर नहीं आंदोलन, ठीक है। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़े में होता है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि गांधी जी ने किसानों को लगान न देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि लगान माफ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में भी काफी चर्चित थे, और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए वे भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे। आप ये समझ लो। तीसरा आंदोलन प्यारे बच्चों इनका रहा, आंदोलन जो था अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल का आंदोलन।
ये जो था ये कपड़ा मिल के मजदूरों के साथ जो अत्याचार होता उसके बाद था। यहाँ का विवाद प्लेग एक बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने के लिए कहा, ठीक है। और ये घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफी बढ़ चुकी थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला किया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और गांधी जी का ये सत्याग्रह जो है फिर जो पूर्ण रूप से ये भी सफल रहा, ठीक है। तो ये 1918 में हुए थे दोनों, ठीक है। एक तो दूसरा वाला और एक तीसरा वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए बात करेंगे 1919 की। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट जो है लागू कर दिया। ये एक्ट भारत के लिए खतरनाक था। उस समय इस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा की थी कि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध में जो है भारत के लिए अच्छे कदम उठाएंगे। और ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं हुआ और बवाल एक क्या था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था भाई साहब। बहुत ही खतरनाक कानून था, मैंने आपको बताया। अब बवाल ये हुआ कि इसका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन हुआ, ठीक है। अब ये समझिए कि ये एक्चुअली आयोजन हुआ क्या था, क्यों हुआ था, मतलब ये समझेंगे थोड़ा सा। तो एक बात तो मैंने बताया कि आपको रोलेट एक्ट लागू कर दिया। दूसरा, जो पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, एक का नाम प्यारे बच्चों सत्यपाल था। क्या नाम था एक का? सत्यपाल। और दूसरे का प्यारे बच्चों नाम था किचलू, सैफुद्दीन किचलू। तो सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने। तो उनकी गिरफ्तारी को लेकर जो है जनता में काफी ज्यादा आक्रोश फैला हुआ था और कई जगह जो है हिंसाएं देखने को मिली। तो पहला क्या, एक तो रोलेट एक्ट और दूसरा वो दो जो पंजाबी लोकप्रिय नेता थे उनकी गिरफ्तारी को लेकर यहाँ पर मीटिंग चल रही थी। यहां पर जो है एक आदमी जो भारतीय, कहते नहीं कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, तो एक आदमी जिसका नाम था प्यारे बच्चों हंसराज नाम था। ये आदमी थोड़ा सा गद्दारी कर जाता है और इस बात की खबर ये किसको दे देता है, ये देता है रोगिनोल्ड डायर को, ठीक है। किसको दे देता है? रोगिनोल्ड डायर को। तो इस जनसभा में जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार जो है लगभग 1000 व्यक्तियों को भाई साहब वहीं पर भूंज दिया, कतई बिल्कुल भूंज दिया। यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, कहते हैं कि वहां भागने के लिए एक ही गेट था और बहुत बड़ी जो है कहते हैं कि चारों तरफ वो थी, क्या बोलते हैं उसे, बाउंड्री खड़ी हुई थी। वहां एक कुआं था, वो कुआं कहते हैं कि पूरा लाशों से पट गया था, ठीक है। इस समय अगर वायसराय की बात करें प्यारे बच्चों तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये जो जलियांवाला कांड था ये भारतीयों को उस समय झकझोर कर रख देता है, ठीक है। देखिए बात करें तो इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी एक उपाधि वापस कर दी थी, सर की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक है। किसकी उपाधि? अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, तो उन्होंने जो है सर की उपाधि जो है वापस कर दी थी। अब एक छोटी सी आगे की बात समझ लो, बात है 1940 की। कब की बात है? 1940 की। 1940 में भाई साहब आपके जो ऊधम सिंह थे, क्या नाम था उनका? ऊधम सिंह क्या करते हैं, इसी का बदला लेने के लिए ये कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। कहाँ जाते हैं? लंदन, ठीक है। तो ये जब लंदन जाते हैं तो एक आदमी थे जिनका नाम था, वहाँ के जो मतलब पंजाब प्रांत का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम था माइकल ओ डायर। तो 1940 में ऊधम सिंह लंदन जाकर उसको एक घर में घुस के उसे जो है मार देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए होता क्या, ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला हत्याकांड की जांच हेतु एक कमेटी बनाई थी प्यारे बच्चों, एक कमेटी बनाई थी। उसका क्या नाम था? तो हंटर कमेटी बनाई थी। कब? 1919 में। और इसका हंटर नाम क्यों था? क्योंकि इसके अध्यक्ष जो थे जीसी हंटर थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने जो है हंटर कमेटी बनाई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए बात करेंगे आगे 1920। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। आंदोलनों को दो दौर चल ही रहा था। इन्होंने एक आंदोलन प्यारे बच्चों और शुरू किया था। उस आंदोलन का क्या नाम था? जैसे ये तो असहयोग आंदोलन है, एक आंदोलन इन्होंने और शुरू किया था, उसका नाम था प्यारे बच्चों खिलाफत आंदोलन। क्या नाम था?
खिलाफत आंदोलन नाम था। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया ये भी मैं आपको बता दूं। तो प्यारे बच्चों, उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व में मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेजों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था और अंग्रेजों ने उनके साथ जो है इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को जो है शुरू किया। गांधी जी ने इस आंदोलन में सहयोग किया था क्योंकि वे मुस्लिमों को भी भारत के अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है प्यारे बच्चों आपका अली बंधुओं द्वारा किया गया था, जिसमें दो आदमी थे, शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया गया था। ठीक है, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी को सौंप दिया गया था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई होगी। इस असहयोग आंदोलन की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो असहयोग देखिए इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा ये चलाया गया, शुरुआत की गई। गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन था, ये बात ध्यान रखना। क्वेश्चन करता है कि गांधी जी का भारत में सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था, तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ा आंदोलन जो है आपका असहयोग आंदोलन रहा था। ठीक है, और ये आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का जो है बहिष्कार करना था, अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। गांधी जी ने भी अपनी यहाँ पर केसर ए हिंद की उपाधि जो है वापस कर दी थी। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए आगे बात करते हैं। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने जो है आंदोलन को क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी। कारण क्या रहा वो समझ लो। देखिए गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा जो गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिसमें कहते हैं 22 पुलिसकर्मी। कितने पुलिसकर्मी प्यारे बच्चों? माना जाता है कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का हिंसात्मक होते हुए देखकर इसे जो है समाप्त करने का निर्णय लिया। परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा था। ठीक है, इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास थे, लाला लाजपत राय थे, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की। परंतु गांधी जी भी अपने इस फैसले पर डटे रहे थे और बाद में सब ने इस फैसले को स्वीकार भी कर लिया था। उनको डर था कि कहीं आज इतनी बड़ी घटना हो गई है, आगे जाकर कहीं इससे बड़ी घटना न हो जाए। अब आइए देखिए, मैंने क्या कहा जिससे इस गांधी जी ने ये आंदोलन जो स्थगित कर दिया। देखिए 1923 की बात करते हैं। 1923 की बात करेंगे प्यारे बच्चों। 1923 की तो बात है स्वराज पार्टी की। किसकी बात है? स्वराज पार्टी की बात है। ठीक है, तो स्वराज पार्टी समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पर एक बात। स्वराज पार्टी देखिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ठीक है, दो आदमी थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन दोनों ने जो है प्यारे बच्चों इलाहाबाद, कहाँ? तो इलाहाबाद, ठीक है, अर्थात जिसे अब वर्तमान में क्या कहते हैं? प्रयागराज। इलाहाबाद में जो है प्यारे बच्चों मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए 1924 में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बेलगांव अधिवेशन में जो है ये चुने जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए 1925 9 अगस्त 1925 को रेलगाड़ी से ले जाया जा रहा था सरकारी खजाना। वहां पर काकोरी स्टेशन पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां ने राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने लूट लिया, जिसे काकोरी कांड कहा जाता है। प्यारे बच्चों इसका नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, तो इसका नाम कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। ये हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ ने नाम इसका बदलकर काकोरी कांड नहीं बल्कि अब काकोरी ट्रेन एक्शन बोला जाएगा। ठीक है, अब जब काकोरी कांड हो जाता है प्यारे बच्चों, तो 1927 में इन्हें जो है प्यारे बच्चों फांसी दे दी जाती है। ठीक है, किसको? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को। देखिए बात करेंगे 1927 की। कब की बात करें प्यारे बच्चों? 1927 की। तो भारत का संविधान बनाने की साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई और प्यारे बच्चों इसमें जो है 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया था। कब? तो 3 फरवरी 1928 को।
घोषणा 27 को की जाती है, लेकिन भारत में प्रवेश होता है 28 में। देखिए इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, भारतीयों ने इसे अपमान के रूप में देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ अंग्रेज हमारे भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए इस आयोग का जो है पहले जो उन्होंने बहिष्कार किया। ठीक है, तो ध्यान रखना फिर क्या होता है कि जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडों और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ जो है विरोध किया गया। ठीक है, साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस ने के लाठीचार्ज के कारण कुछ ही दिनों में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया कि लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया गया, जिससे उनकी जो है प्यारे बच्चों मृत्यु हो जाती है। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर बीच में एक आंदोलन भी चला आगे, इसके क्या चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपने खूब नाम सुना होगा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी द्वारा चलाया गया। प्यारे बच्चों इस आंदोलन की बात करें तो इसका जो समय था वो कितना था, तो आप कहोगे 1930 से 34 तक। कितना चला, 1930 से 34 तक ये आंदोलन चला था, लेकिन ये 2 चरणों में आंदोलन चला था। कहने का मतलब है, देखिए असहयोग आंदोलन के बाद ये दूसरा बड़ा आंदोलन था गांधी जी का, 30 से 34 तक चला, 4 साल चला। कैसे चला, पहला चरण इसका 30 से 31 तक रहा और दूसरा चरण जो है 32 से 34 तक रहा। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया और इस अवज्ञा आंदोलन को जो है भारतीय लोगों की मांग को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जाना था। ठीक है, मुख्य रूप से उनके ऊपर दबाव बनाया जाना था। देखिए होता क्या है, आगे समझिएगा होता क्या है। देखिए बात है 1930 की ही। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 79 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी जो है 322 किलोमीटर की पैदल यात्रा की 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक जो है स्थान पर पहुंचे और वहां पर जाकर इन्होंने जो है नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ दिया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये था क्यों ऐसा, तो मैं आपको बता दूं 1930 में गांधी जी ने उस समय के भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी थी। कौन सी मांग रखी थी प्यारे बच्चों, 11 सूत्री मांग रखी थी। ठीक है, 11 सूत्री मांग रखी और इस मांग को जो है अंग्रेजों पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा, उस पर उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। ऊपर से 11 सूत्री मांगों में जैसे भारतीयों को कैद से छोड़ने, सेना का खर्च जो है कम करने आदि जैसी ऐसी बहुत सारी मांगे इन्होंने रखी थी, तो उन्होंने स्वीकार नहीं की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इसके विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया और दांडी मार्च करने की घोषणा कर दी। दांडी मार्च को जो है गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था। इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाया गया था। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, आगे बात करें तो गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 1930 से 32 तक जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और इसमें भारतीय संविधान लगभग जो है 40% कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, 1935 में प्यारे बच्चों 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। 1940 की बात करें प्यारे बच्चों तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी और पाकिस्तान का नाम जो है चौधरी रहमत अली ने दिया था। ये बात आप यहाँ याद रखेंगे। देखिए एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर ये करता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ने भाग लिया था, तो आप कहोगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। कौन ऐसे व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लेते, पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखनी है। देखिए 1942 की बात करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। कौन से आंदोलन की शुरुआत की तरफ, जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की तथा भारत छोड़कर जाने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। देखिए बात क्या थी उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले की तरह ही इस बार भी जो है अंग्रेजी सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए और दूसरे विश्व युद्ध की लड़ाई के लिए भेजा जाए। बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल भी भारत आए जो भारतीयों को अंग्रेजों को विश्व युद्ध में मदद करने का प्रोत्साहन कर रहे थे, परंतु जैसा धोखा अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है भारतीयों के साथ किया था, वैसा धोखा वे इस बार भी कर सकते थे और ये बात भारतीयों को इस बार समझ आ चुकी थी और इस बार भारतीय लोग जो है पूरी तरह से अंग्रेजों की इस दूसरे विश्व युद्ध में कोई मदद नहीं करना चाहते थे। तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, इस क्रम में ब्रिटेन को क्रिप्स मिशन भी भारत आए। ब्रिटेन
से जो है क्रिप्स मिशन भारत आया और वे भारत में अपने कार्यों को लेकर पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो गया था। और इस क्रिप्स मिशन के संबंध में गांधी जी द्वारा ये कहा गया कि यह पोस्ट डेटेड चेक है और ये आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक डूबने वाला है। इस क्रिप्स मिशन के भारत में असफल हो जाने के बाद तब गांधी जी ने भारत में एक ऐसे आंदोलन को शुरू किया जो भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता की लड़ाई में से एक बना। और यह आंदोलन गांधी जी द्वारा 1942 में किया गया अंग्रेजों के विरुद्ध जो था भारत छोड़ो आंदोलन। प्यारे बच्चों, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए, इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी क्रांति के नाम से? तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। देखो, एक बात ध्यान रखना, गांधी जी जब भी गिरफ्तार हुए, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा एक फैक्ट रहा, गांधी जी को ये गिरफ्तार करते, लेकिन गांधी जी ऑलरेडी इतने कमजोर आदमी थे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जितनी बार भी इनको गिरफ्तार किया गया, गांधी जी को गिरफ्तार करने के बाद इनको तुरंत छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनकी तबीयत तुरंत नाजुक हो जाया करती। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सही है। यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट समझते हैं प्यारे बच्चों। 1946 कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान पूरा बनकर तैयार हो गया। 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों अलग देश जो है बना दिए गए। भारत पाकिस्तान रेखा रेड क्लिफ रेखा थी प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, देखिए मैंने यहाँ पर ये चंपारण आंदोलन पीछे बता दिया था, आप एक बार स्टडी कर लेना। खेड़ा आंदोलन भी प्यारे बच्चों मैंने आपको पीछे बता दिया है, सही है। फिर देखिए यहाँ पर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में चलाया गया। खिलाफत 1920 में चलाया गया। असहयोग प्यारे बच्चों 1920 में चलाया गया, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया था। फिर देखिए नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया, ये भी मैंने आपको पीछे बता दिया है, सही है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है, ये बता दिया मैंने। देखिए यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में शुरू हुआ। नारा दिया गया था प्यारे बच्चों, करो या मरो, ठीक है, डू और डाई वाला। देखिए दुख का विषय ये रहा, समझना क्या रहा कि प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी जब वे दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। हाउस कौन सा था प्यारे बच्चों? तो बिड़ला हाउस था, बिड़ला हाउस था। और ये भागे नहीं वहाँ से नाथूराम गोडसे। और प्यारे बच्चों इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और जो है इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जेल में रहकर, जिसका नाम था मैंने गांधी को क्यों मारा, ठीक है, मैंने गांधी को क्यों मारा। हालांकि वो पुस्तक को जो है कांग्रेस की सरकार उस पुस्तक को मार्केट में छपने नहीं देती है, वरना अगर वो पुस्तक छपती तो उसमें थोड़ा सा डिटेल पता चल जाता कि आखिर कौन सी गलतियां थी गांधी जी में और क्या कारण रहा जो इनको ये वाला कदम उठाना पड़ा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों चलो बात करेंगे नारों की। किसकी बात करेंगे? तो महत्वपूर्ण कथन एवं जो है आपके नारे। तो इनको देखिए सबसे पहले बात करेंगे महात्मा गांधी के, ठीक है। महात्मा गांधी के जितने भी नारे और कथन है वो देखिए पहला क्या है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये बात किसने कही थी? तो महात्मा गांधी ने। दूसरा, भारत का विभाजन मेरी लाख पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। तीसरा, यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था, ठीक है। चौथा, भारतीय संस्कृति पूरी तरह से हिंदू है, न इस्लामी है और ना ही कुछ अन्य, वह सब का एक संयोजन है, ठीक है। आगे देखिए, कायरता से कहीं अच्छा है लड़ते लड़ते मर जाना। ये बात किसने कही थी? कायरता से कहीं अच्छा है लड़ते लड़ते मर जाना, महात्मा गांधी ने। अगला है, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें क्या मिले? पत्थर मिले। देखिए महात्मा गांधी ने कहा राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों ये कथन कर रहे हैं हम। देखिए बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दूसरा, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टाटा आएंगे तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। टाटा आएंगे का मतलब टरटराएंगे लिखा है। ये क्या लिखा है प्यारे बच्चों?
टरटराएंगे। कहने का मतलब है यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टरटराएंगे तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। सही है। हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था। ये बात किसने कही थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को भी नहीं मान्यता दूंगा। तो प्यारे बच्चों, दो समझ लिया आपने, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। सही है। अगला देखिए, बात करेंगे भगत सिंह की। तो इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का है। क्रांति का अभिप्राय बंदूक और पिस्तौल नहीं, ये भी भगत सिंह का है। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरे को कंधे पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं, ये बात भी भगत सिंह की है। अगला है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। अगला है प्यारे बच्चों जवाहरलाल नेहरू का। आराम हराम है किसका? तो जवाहरलाल नेहरू का। देखिए, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूं, ये बात भी जवाहरलाल नेहरू ने कही। फिर देखिए अगला है, हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा। फिर है क्रिप्स शैतान के वकील हैं। तो देखिए, क्रिप्स मिशन एक ऐसे बैंक का चेक है जो टूट रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखिए अगला क्या है, सुभाष चंद्र बोस देख लीजिएगा। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। फिर देखिए सुभाष चंद्र बोस का तीसरा, भगत सिंह और इकबाल का एक ही अर्थ है। कहने का मतलब है दोनों का मतलब एक ही है। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। फिर देखिए, शिमला सम्मेलन एक दुर्घटना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ये समझ लिया आपने। आगे देखिएगा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्धोगी, लाला लाजपत राय ने कहा था। एवो ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, ये बात भी लाला लाजपत राय ने कही थी। देखिए अगला, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, चितरंजन दास ने कही थी। मैं विद्रोही हूं, स्वराज विद्रोह आवश्यक है, ये बात भी चितरंजन दास ने कही। मैं विद्रोही हूं, मैंने कांग्रेस से विद्रोह किया है, ये बात भी चितरंजन दास ने कही। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? तो आप कह सकते हो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। सही है। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती का है। देखिए, जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है, ये बात भी स्वामी दयानंद सरस्वती की है। अगला देखिए, यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, वल्लभ भाई पटेल ने कही थी ये बात। देखिए, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, ये बात भी वल्लभ भाई पटेल ने कही थी। ठीक है। फिर देखिए, असहयोग आंदोलन मूर्खतापूर्ण विरोध है, ये बात एनी बेसेंट ने कही थी। राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रमुख भारतीय तथा एवो ह्यूम साहब के द्वारा हुआ है, ये बात एनी बेसेंट ने कही थी। अगला देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बात मोहम्मद इकबाल ने कही थी। फिर देखिए अगला, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये बात राम प्रसाद बिस्मिल ने कही थी। फिर है, भारत भूख से मर रहा है, ये बात दादा भाई नौरोजी ने कही थी। फिर अगला है, कांग्रेस का अधिवेशन 3 दिन का तमाशा है, ये बात अश्वनी कुमार दत्त ने कही थी। फिर देखिए, पब्लिक सेफ्टी बिल भारतीय गुलामी का नंबर 1 विधेयक है, ये बात मोतीलाल नेहरू ने कही थी। फिर देखिए अगला, गोखले स्वशासन के महान देवदूत थे, ये बात भी मोतीलाल नेहरू ने कही थी। अगला है, मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परंतु मेरी इच्छा पूर्ण ना हो, ये बात मोतीलाल नेहरू ने कही थी। अगला है, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, फिरोज शाह मेहता ये बात कहते हैं। भारत ने अपनी आवाज कांग्रेस से पाई है, मदन मोहन मालवीय ये बात कहते हैं। मैं भारत का भिखारी हूं, मदन मोहन मालवीय ये बात कहते हैं। अगला है, पाकिस्तान का निर्माता अली जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी। देखिए, हिंदू मुस्लिम मुख्यतः 2 राष्ट्र हैं, वीर सावरकर जी ने कही थी।
हमें पाकिस्तान अथवा आत्महत्या में से एक को चुनना है, गोविंद बल्लभ पंत ने कहा था। हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया है तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये बात एल्गिन द्वितीय ने कही थी। अगला है, हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन अल्पसंख्यक की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता, लॉर्ड एटली ने कही थी। गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, ये बात विंस्टन चर्चिल ने कही थी। गांधी मुस्लिम गोखले बनना चाहते थे, ये बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी। अगला है, क्रिप्स मिशन पाकिस्तान का उपहास है, ये बात मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी। फिर है, तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं, ये बात सर वैलेंटाइन सिरोल ने कही थी। अगला है, अरविंद घोष भारतीय असंतोष के परिणाम है, ये बात सर वैलेंटाइन सिरोल ने कही थी। अगला है, हिंदू और मुस्लिम भारत माता की दो आंखें, सर सैयद अहमद खान ने कही थी। फिर देखिए, अगर मनुष्य में दिव्यता हो सकती थी तो वह नौरोजी में थी, गोपाल कृष्ण गोखले ये बात कहते हैं। फिर है, करजन ने वही किया जो औरंगजेब ने किया, ये बात गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं। अगला, इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है, ये बात सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था। असहयोग आंदोलन एक मूर्खतापूर्ण विरोध है, ये बात हमने बताया था पीछे, एनी बेसेंट ने कही थी।